हेलो दोस्तों, आज हम रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत 18वीं सदी के अंत के दृश्यों से होती है, जहां देश में प्लेग महामारी फैली हुई होती है, जिसके कारण लोग कीड़े मकोड़ों की भांति मर रहे होते हैं और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता है। एंड फिर महाराष्ट्र के एक गाँव में विनायक दामोदर सावरकर मतलब वीर सावरकर का जन्म होता है, जिनके पिता का नाम दामोदर सावरकर और बड़े भाई का नाम गणेश तथा छोटे भाई का नाम नारायण सावरकर होता है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार करती थी, जिस कारण वीर सावरकर बचपन से ही अंग्रेज़ों से नफरत करने लगे थे और कसम खाते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़कर स्वराज्य मतलब भारतीयों के शासन की स्थापना करेंगे, जिसके लिए वीर सावरकर बचपन से ही लोगों को जोड़ने और जागरूक करने लग जाते हैं। आगे सीन वीर सावरकर के युवावस्था का होता है, जहां वीर सावरकर की पत्नी के रूप में अंकिता लोखंडे को दिखाया जाता है, जिसके कुछ समय बाद वीर सावरकर वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं, जिससे कि वे अंग्रेजी हुकूमत की चाल को भली भांति समझ सकें। जाने से पहले वीर सावरकर और उनके बड़े भाई बाल गंगाधर तिलक से मिलकर अभिनव भारत की स्थापना करते हैं और फिर बाल गंगाधर तिलक वीर सावरकर को बताते हैं कि लंदन में उनके बहुत सारे युवा दोस्त रहते हैं जो वकालत की पढ़ाई के साथ देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं, आप उनसे मिलिएगा। आगे लंदन पहुंचकर वीर सावरकर उन लोगों के साथ मिलकर अन्य भारतीयों को स्वराज्य का पाठ सिखाने में लग जाते हैं, जिसकी भनक कॉलेज प्रशासन को लग जाती है, जिसके बाद वे वीर सावरकर को कॉलेज से निकाल देते हैं। कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वीर सावरकर अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपने साथियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। आगे लंदन में ही गांधी जी वीर सावरकर से मिलने पहुंचते हैं, जहां बातचीत से पता चलता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, जबकि वीर सावरकर हिंसा के पुजारी, जिस कारण दोनों लोगों में मतभेद हो जाता है। और आगे वीर सावरकर और उनके साथी अंग्रेज़ों को तगड़ा झटका देने की कोशिश में लग जाते हैं और उन्हीं में से एक साथी मदन लाल धिंगरा एक बड़े अंग्रेज अफसर विलियम वैली की गोली मारकर हत्या कर देता है और दुर्भाग्यवश वह पकड़ा जाता है, जिस कारण उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट फांसी की सज़ा दे देती है। मदन लाल धिंगरा के मृत्यु की खबर सुनकर वीर सावरकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मदन लाल धिंगरा उनके बहुत ही करीब होते हैं। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट रुकती नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चल जाता है कि ब्रिटेन में ऐसे कई भारतीय हैं जो अंग्रेजी हुकूमत को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी तलाश में लग जाती है। लेकिन इसके पहले ही वीर सावरकर सरेंडर कर देते हैं, जहां काफ़ी छानबीन के बाद पता चल जाता है कि वीर सावरकर उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें वे ब्रिटेन में न रखकर गैरकानूनी रूप से भारत भेजकर काला पानी की सज़ा दे देते हैं। काला पानी की सज़ा के दौरान उन्हें असहनीय पीड़ा भी दी जाती है, लेकिन इस सज़ा के दौरान वीर सावरकर कई किताबें लिखते हैं, जिसे पढ़कर इंडिया के यूथ्स के अंदर देश के प्रति जोश और जज्बा पैदा हो जाता है और वे वीर सावरकर जैसे अनेकों क्रांतिकारियों की दशा और दुर्दशा से भली भांति परिचित हो जाते हैं, जिसके बाद इंडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम कर देते हैं, जिससे परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट 15 साल की सज़ा काटने के बाद वीर सावरकर को कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहा कर देती है। रिहा होने के बाद एक दिन वीर सावरकर से मिलने भगत सिंह आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनके अंदर भी देश के लिए वही जुनून और जोश है जो आपके अंदर है, और बताते हैं कि मैंने भी मदन लाल धिंगरा की तरह ही एक अंग्रेज अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिसे सुनकर वीर सावरकर भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित होते हैं। अगले सीन में पता चलता है कि अंग्रेज़ों से बगावत के दौरान भगत सिंह समेत चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, जिसे सुनकर वीर सावरकर का हृदय द्रवित हो उठता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे देश में अशांति का माहौल फैल गया है, क्योंकि लोग
लोगों को दूसरे विश्व युद्ध के होने की उम्मीद है, जिसके कुछ सालों बाद वीर सावरकर को सभी प्रकार की शर्तों से मुक्त कर दिया जाता है। जिसके बाद वीर सावरकर हिंदू महासभा का गठन करते हैं और उसके प्रेसिडेंट भी बनते हैं। हिंदू महासभा के अलावा उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस का भी गठन होता है। आगे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसको जीतने के लिए अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अंग्रेज तीनों पार्टियों के अध्यक्षों से मीटिंग करते हुए शर्त रखते हैं कि अगर वे सभी मिलकर हमें द्वितीय विश्व युद्ध को जितवा देंगे तो हम बदले में ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद तीनों पार्टियों के अध्यक्ष मिलकर मीटिंग करते हैं, जिसमें वीर सावरकर बताते हैं कि क्या गारंटी है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। हमें केवल अंग्रेजों के साथ रहने का दिखावा करना चाहिए ताकि इंडियन उनसे ट्रेनिंग लेकर सही समय पर उनके खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन महात्मा गांधी वीर सावरकर से सहमत नहीं होते हैं, जिस कारण गांधी जी के आगे वीर सावरकर को झुकना पड़ता है और सारे भारतीयों को अंग्रेजों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर वीर सावरकर के पक्ष में होते हैं और गांधी जी से काफ़ी नाराज होते हैं। जहां पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस की भी एक फ़ौज है जिसका नाम आज़ाद हिंद फ़ौज है, जिसमें लाखों युवा शामिल हैं। अगले सीन में सुभाष चंद्र बोस जापान की यात्रा पर होते हैं, जहां रास्ते में उनका जहाज़ क्रैश हो जाता है और उनकी वहीं मृत्यु होती है, जिस कारण उनकी फ़ौज के लोग बौखला जाते हैं और उनके साथ ही ब्रिटिश की तरफ से लड़ने वाले भारतीय भी आग बबूला होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत छेड़ देते हैं। इंडियंस के इतने भयंकर बगावत को देखकर अंग्रेज हार मान जाते हैं और लड़ाने के मकसद से इंडिया को भारत और पाकिस्तान में बांटकर इंडिया छोड़ देते हैं। इसके बाद देश की कमान कांग्रेस मतलब गांधी जी के हाथ में होती है, जो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। बंटवारा होने के बाद भारत पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ जाती है, जिस कारण भारत बंटवारे के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली 55 करोड़ की फंडिंग को रोक देता है। लेकिन वहां भी गांधी जी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए अनशन पर बैठकर वह राशि पाकिस्तान को दिलवा देते हैं। जिसके बाद वीर सावरकर की हिंदू महासभा समेत अनेक क्रांतिकारियों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और इसके बाद ही हिंदू महासभा का एक सदस्य नाथूराम गोडसे यह निर्णय लेता है कि वह इस मुसीबत की जड़ मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को मार देगा। लेकिन तब तक जिन्ना पाकिस्तान पहुंच चुका होता है, जिस कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। जिसके बाद नाथूराम गोडसे गुस्सा होकर गांधी जी की हत्या कर देता है, क्योंकि वह उन्हें ही इन सब का जिम्मेदार समझता है। गांधी जी की मृत्यु का पूरा आरोप कांग्रेस हिंदू महासभा के ऊपर डाल देती है, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि भविष्य में वीर सावरकर कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल कर सकता है और वीर सावरकर को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है और उनके हिंदू महासभा को भी एकदम से रद्द कर दिया जाता है। कुछ सालों बाद वीर सावरकर की जेल में मृत्यु हो जाती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।